पश्चिम बंगाल के ऊपर ताजा सुनवाई करते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव नहीं करा पाएंगे। आखिर कौन से सुनवाई ऐसा कर रहे थे जिसमें उन्हें यह कहना पड़ा कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव नहीं करा पाएंगे। देखिए, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। वो बीजेपी जो कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी है भारत की और हर मुश्किल से मुश्किल राज्य का चुनाव जीत जाती है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाती है। और ममता बनर्जी बीजेपी के सामने एक घायल शेरनी की तरह हर बार हर नए मुद्दे को लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे ममता को पटकनी दी जाए। देखिए, मामला एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग वर्सेस ममता बनर्जी चल रहा है और आखिरी बड़ा फैसला सीजीआई के तरफ से हुआ। उस फैसले पे आने से पहले एक अपडेट ताजा आपको दे दे। 1 मार्च से पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही है और इस परिवर्तन यात्रा में 300 से ज्यादा सभाएं होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बड़े बड़े रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो ये सब बड़े बड़े चेहरे जो है उतरने वाले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और 1 मार्च से ये होगा। ये महत्वपूर्ण खबर नहीं है। महत्वपूर्ण खबर पे अब आते हैं। महत्वपूर्ण खबर ये है कि केंद्र जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने सरकार को नोटिस दिया है कि वो जो है 480 केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो फोर्स है, केंद्रीय बल, वो तैनात कर रही है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है गृह मंत्रालय को कि आप जो है नियुक्त कीजिए सेंट्रल फोर्सेस को। और ये कहा जा रहा है इतिहास में पहली बार है कि चुनाव आने से पहले ही दिल्ली की फोर्स अब पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली है और 480 एजेंसियां, एक दो एजेंसियां नहीं, 480 एजेंसियां जो केंद्रीय बलों की है वो पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। तो ये तमाम खबरें निकल के इस वक्त आ रही है। आते हैं उस पे कि सीजीआई ने क्यों कहा कि नहीं हो पाएगा पश्चिम बंगाल में चुनाव, ऐसे कौन सा फरमान सुना दिया और किस मुद्दे पे वो कह रहे थे। वो उससे आने से पहले आप जरा हेडलाइंस देखिए, क्या कुछ हेडलाइंस है। बंगाल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम, तारीखों के ऐलान से पहले तैनात होंगे केंद्रीय बलों की कंपनियां। दूसरा देखिए, चुनाव की तारीख से पहले ही छावनी बनेगा बंगाल, आचार संहिता लगने से पहले ही मोर्चा संभालेंगे फोर्स। चुनाव की तारीख से पहले ही छावनी बने बंगाल, आचार संहिता से पहले संभालेंगे फोर्स। तो ये तमाम हेडलाइंस जो है इस वक्त चल रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्र की 483 एजेंसियां उतरने वाली है और चुनाव से पहले उतर रही है और ये पहली बार हो रहा है किसी राज्य में। इसको आप कैसे देखते, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू करने जा रही है। यह राज्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव से पहले 1 मार्च को, जी वही 1 मार्च जिसमें बीजेपी रैली निकालने वाली है, परिवर्तन रैली, उसी 1 मार्च को जो है 240 कंपनियों की पहली टुकड़ी जो है राज्य पहुंचेगी। इसके बाद शेष बलों की तैनाती 10 मार्च को की जाएगी। आयोग के निर्देश का पालन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित किया है कि चुनाव से पहले राज्य में 480 कंपनियों के केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। सीआईओ कार्यालय के ने सोमवार को केंद्रीय बलों की शीघ्र तैनाती को लेकर बैठक होने वाली है। तो देखिए, शीघ्र तैनाती क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, केंद्रीय बल जो है उसको ममता बनर्जी ने हमला बोलते हुए पहले भी कहा है कि बंगाल में केंद्रीय बल की वर्दी में तैनात है संघ के लोग। तो ये केंद्रीय बल की वर्दी जो है उसके अंदर संघ के लोग है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो केंद्रीय बल आ रहा है तो क्या इससे ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इस पे आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हैं। आगे बताते हैं कि जो पहली जो टुकड़ी पहुंचेगी वो 240 कंपनियों की पहुंचेगी, पहला जत्था पहुंचेगा, 1 मार्च को पहुंचेगा। सीआरपीएफ की 110 कंपनियां उसमें होगी, सीमा सुरक्षा बल होगा। बीएसएफ की 55 कंपनियां होंगी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होगा। सीआईएसएफ की 21 कंपनियां होंगे, भारत तिब्बत सीमा के होंगे। पुलिस आईटीबीपी की 27 कंपनियां और सशस्त्र सीमा बल, एएसबी की 27 कंपनियां शामिल होगी। 240 कंपनियों का दूसरा जत्था 10 मार्च को पहुंचेगा। इस समूह में सीआरपीएफ की 120 कंपनियां, बीएसएफ के 65, सीआईएसएफ की 16, आईटीबीपी की 20 और एसएसबी की 19 कंपनियां शामिल होंगी। तो ये तमाम कंपनियां हैं वो जो है पश्चिम बंगाल उतारी जा रही है। पहला 1 मार्च, दूसरा 10 मार्च। आगे देखिए, सूत्रों के अनुसार
चुनाव से पहले क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने, चुनाव के दिन सुरक्षा व्यवस्था संभालने और इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स मशीन, भंडारण केंद्र, स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र की निगरानी के लिए मुख्य रूप से बलों को तैनात किया गया है। तो पहले ही जो है बुला लिया गया, और ये पहली बार हुआ किसी राज्य में इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले जो है फोर्स तैनात की जाती है, ये देखने को मिला। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आप जानते हैं 1.5 करोड़ मतदाता पश्चिम बंगाल के अंदर प्रभावित है, और इस 1.5 करोड़ मतदाता का अब तक जो है, हालांकि जो है पब्लिश करने की डेट 28 फरवरी है, लेकिन अब तक जो कह सकते हैं आपकी निपटारा जो है चीजों का नहीं हो सका। जो आपत्तियां हैं वो क्या आपत्तियां हैं, क्या 1.5 करोड़ में भी नाम कटेंगे, क्योंकि 58 लाख तो नाम पहले से कटे हुए पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्या जो 1.5 करोड़ है लोकल डिस्पेंसी नाम से जो उसे डाल दिया गया है, जिसमें पिता के नाम गलती है, किसी में डेट ऑफ बर्थ गलती है, किसी में बाप और बेटे में उम्र की सीमा थोड़ा कम है, तो उसको भी जो है 1.5 करोड़ के उस लिस्ट में डाल दिया है, ये जो जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। तो क्या ये 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ इनवैलिड हो जाएंगे? तो इसी को निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। देखिए, पहले ईआरओ की डिमांड जो है वो चुनाव आयोग सरकार से की थी कि आप ईआरओ दिए। तो ईआरओ में कोर्ट ने क्या कहा कि मामला क्योंकि विचाराधीन है, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो हम जो है जो राज्य की कर्मचारी हैं उसको हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि सरकार तो ये कह रही है कि हम अब नहीं दे सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो एक और मांग चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये रखा, और ये क्या रखा जरा देखिए कि सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने पूछा कि अगर राज्य सरकार अधिकारी नहीं देती है तो वो दूसरे राज्यों से प्रशिक्षित अधिकारी तैनात कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि उन्हें दूसरे राज्य में ऐसे किया है और इसे कोई समस्या नहीं हुई है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि बाहर के अधिकारियों को बंगाली भाषा समझने में दिक्कत हो सकती है, जिससे मतदाता सूची में वेरिफिकेशन में समस्या आएगी। तो चुनाव आयोग ने कहा कोर्ट से कि हम बाहर से बुला लें, बाहर से बुला करके काम करा ले अधिकारियों को, जब ममता नहीं दे रही है तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वहां बंगाली भाषा है। तो ये तमाम बातें जो है वो निकल के आ रही है, मतलब अलाउ नहीं किया कोर्ट ने कि नहीं आप अपना अधिकारी बाहर से बुला लीजिए, यूपी से बुला लीजिए, इनको अलाउ नहीं किया कि दूसरे राज्य से बुला लीजिए। और ममता लगातार कह ही रही थी ये दूसरे राज्य से जो है वो बुला रहे हैं माइक्रो ऑब्जर्वर, और दूसरे राज्य से बुला करके यहाँ वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम जो है यहाँ पे कोर्ट ने उठाया है कि अलाउ नहीं किया। देखिए फैसला देखिए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार और आयोग के बीच विश्वास की कमी है। एसआईआर ड्राफ्ट रोल से जुड़े दावे और आपत्तियों का निपटारा और निगरानी हाईकोर्ट की ओर से अपॉइंट अफसर और जज करेंगे। मतलब न्यायिक अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। मतलब ये जो 1.5 करोड़ लोग प्रभावित है, ज्ञानेश कुमार के हाथ में नहीं है कि अब ये जो है इनको कर सके। मतलब ज्ञानेश कुमार के हाथ से पावर को छीन लिया गया और पावर दे दिया गया जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता का हाई कोर्ट, वहां के जज को, और ये आदेश दिया गया वहां के जज को। जरा देखिए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा है कि न्यायिक अधिकारियों के आदेश अदालत के आदेश माने जाएंगे। कलेक्टर और एएसपी को इन आदेशों का पालन करना होगा। कलेक्टर एसपी दोनों को पालन करना होगा। न्यायिक अधिकारी जो है वो जज होंगे, उसका फैसला जो है सबसे ऊपर होगा। साथ ही चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की परमिशन दी गई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला यहाँ पे ले गया कि चुनाव आयोग के अधिकारी ये फैसला नहीं करेंगे कि कौन आपत्ति सही है, कौन आपत्ति गलत है। मतलब दावा और आपत्ति जो 1.5 करोड़ मतदाता जिससे प्रभावित है वो तय करेगा न्यायिक अधिकारी। जो न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट किससे दिया? कलकत्ता हाई कोर्ट की मदद से। और कलकत्ता हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया कि आप जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जज हैं उनको इकट्ठा फ्री कीजिए और फ्री करके इस काम में लगाइए कि वो इसको देखें कि कौन सा जो है एसआईआर में नाम ठीक है, कौन सा गलत है, और उसको जो है काम करने का काम करे। तो ये बातें जो है वो यहाँ पे निकल के आई, तो समझ कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो है वो निकल के आया। अब देखिए कौन है जुडिशियल ऑफिसर, जरा उसको समझाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वह डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के मौजूदा और पूर्व जुडिशियल ऑफिसर को भी एसआईआर के काम के लिए फ्री करे। इस प्रोसेस में जुडिशियल ऑफिसर को इलेक्टोरल रजिस्टर्ड ऑफिसर का काम करना होगा। तो ईआरओ का काम ये करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने ऑफिसर को नहीं दिए, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ये पूरा काम कराएगा। और न तो ये चुनाव आयोग के हाथ में रहा, न तो सरकार के हाथ में रहा। ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष अब जो है कोर्ट के ये हाथ में मामला है। कोर्ट तय करेगा कि 1.5 करोड़ मतदाता जो है वो फर्जी तो नहीं है, वो मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये पूरा हाथ जो है कोर्ट के इसमें चला गया। तो ये जो जुडिशियली ऑफिसर है
ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जज जो होते हैं वो रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम खबरें निकल के आ रही हैं। और आगे देखिए सीजीआई क्या बोलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि आरोप प्रत्यारोप का एक दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है जो दो संवैधानिक अधिकारियों यानी राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच भरोसा की कमी दिखता है। अब प्रोसेस उन लोगों के कलम और ऑब्जर्वेशन के स्टेज पर अटका हुआ है जिन्हें डिस्पेंसरी लिस्ट से शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पूरा चीज जो है देखिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो ममता बनर्जी शुरू से है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ममता बनर्जी लेके आ रही है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी जो है वो आपने देखा कि विधानसभा के अंदर, पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास करने का काम किया। ममता बनर्जी ने आपने देखा कि महाभियोग के लिए कांग्रेस को राजी करने का काम किया कि इसके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। और कहा जा रहा है 9 मार्च को एक साथ ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आएगा। अभिषेक बनर्जी ने जो पिछला सत्र चल रहा था संसद का, बाहर निकल के मीडिया से क्या कहा? अभिषेक बनर्जी ने यही कहा कि हम कांग्रेस और बाकी छोटी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और हम एक साथ जो है महाभियोग लाएंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ताकि ज्ञानेश कुमार की छुट्टी हो सके। आप जानते हैं महाभियोग किसके लिए लाया जाता है? देश में राष्ट्रपति को पद से हटाना हो, देश में हाईकोर्ट के जज को पद से हटाना हो, देश में सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाना हो, या किसी मुख्य आयुक्त, कोई भी आयुक्त हो, मुख्य आयुक्त के जो मुख्य आयोग होता है उस आयोग के जो आयुक्त होते हैं उसको पद से हटाने के लिए जो है महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता है। सबसे पहले सदन के अंदर वोटिंग होता है, वोटिंग होने के बाद स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर कमेटी बनाता है, कमेटी जांच करता है, जांच के बाद जो है वो सौंपा जाता है, फिर से वो जांच स्पीकर के पास, स्पीकर राष्ट्रपति को भेजता है। तो ये तमाम वो प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस लंबा है लेकिन जिस जिस पे महाभियोग आता है समझिए कि उसका छीछा लेतर हो जाता है। हमने देखा जगदीप धनखड़ पे जो है महाभियोग आया, महाभियोग आने से पहले जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, छीछा लेतर हो जाता है उससे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या होगा। लेकिन इतनी खबर तो अभी निकल के आई कि पश्चिम बंगाल के अंदर ज्ञानेश कुमार के पावर को एसआईआर के मामले में जीरो करने का काम किया और पूरा जो है कोर्ट जो है अपने हाथ में इन तमाम चीज़ों को लेने का काम किया और कोर्ट तय करेगा कि किसकी जो है वो वोटिंग में लिस्ट में नाम रहेगी, किसकी नहीं रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।